हमारे गांव में एक कहावत है कि किसी भी पालतू जानवर को 20 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रहना चाहिए, वरना वो इंसानों को खाने वाला राक्षस बन जाता है। कल हमारा बूढ़ा बकरा 20 साल का हो गया। गांव में हर किसी ने मेरे पिता को उसे मार देने की सलाह दी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके। उस रात बकरे ने मेरी मां की आवाज की नकल की और अपना पिछला हिस्सा चीर लिया। आज हमारा बूढ़ा बकरा ठीक 20 साल का हो गया है और गांव की परंपरा के अनुसार हमें इसे मारना ही होगा। ओल्डली, ये बकरा 20 साल का हो गया है। गांव के नियमों के अनुसार हमें इसे मारना ही होगा। मेरे पिता ने चिढ़कर सिगरेट पी और काफी देर तक बिना कुछ बोले उस बूढ़े बकरे को घूरते रहे। बकरे को शायद हमें मारने के इरादे का एहसास हो गया था और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे पिता का दिल तुरंत पसीज गया और उन्होंने उसे मारने से मना कर दिया। जब मैं छोटा था तब ये मुझे पहाड़ों में मिला था। तब ये बस एक छोटा सा मेमना था। मैंने इतने सालों तक इसे पाला है, भला मेरा इससे लगाव कैसे ना हो। मैं इसे नहीं मारूंगा। लेकिन उस बूढ़े बकरे की डरावनी आंखों को देखकर अचानक मेरे दिल में एक बेचैनी पैदा हुई। मैं बचपन से ही इस बूढ़े बकरे से डरता था, क्योंकि एक बार जब मैं आधी रात को टॉयलेट जाने के लिए बाहर निकला तो मैंने बकरे को इंसानों की तरह सीधा खड़ा देखा। वो बाड़े से किसी इंसान की तरह बाहर निकला और फिर मुर्गियों के दड़बे में घुस गया। उसने एक मुर्गी को पकड़ा और एक ही झटके में उसकी गर्दन मरोड़ दी। मैं इतना डर गया था कि मेरी चीख निकल ही गई थी। बूढ़े बकरे को शायद मेरी मौजूदगी का एहसास हो गया था। वो घबराहट में इधर उधर देखने लगा। मैं किसी तरह रेंगते हुए वापस अपने कमरे में आ गया। अगले दिन मुझे तेज बुखार हो गया। मैंने अपने माता पिता को लाख बताया कि वो बूढ़ा बकरा मुर्गियां खाता है, पर उन्होंने मेरी एक न मानी, ये कहकर कि मैं कोई बुरा सपना देख रहा था। तब से मैं उस बूढ़े बकरे के साथ अकेले रहने से डरने लगा। चाहे मैंने और मेरी मां ने कितनी भी मिन्नतें की, मेरे पिता ने उसे मारने से इनकार कर दिया। उन्होंने तो उस बूढ़े बकरे जैसा दिखने वाला एक और जानवर खरीदा, उसे मारा और गांव वालों को धोखा दिया। उन्होंने उस बूढ़े बकरे को मेरे कमरे के पास वाली लकड़ी की कोठरी में छुपा दिया। मेरे पिता ने प्यार से बूढ़े बकरे का सिर सहलाते हुए कहा, पुराने साथी, कृपया कोई आवाज मत करना, वरना अगर उन्हें पता चल गया तो तुम मारे जाओगे। बूढ़ा बकरा समझ गया था। उसने कोई आवाज नहीं की, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे महसूस हो रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है। आधी रात के करीब जब मैं गहरी नींद में था, मुझे अचानक बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। आवाज कोठरी की तरफ से आ रही थी और मेरे कमरे की ओर बढ़ रही थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कदमों की आवाज आखिरकार मेरे दरवाजे के सामने आकर रुक गई। डॉग एक, मां के लिए दरवाजा खोलो, एक चोर अंदर घुस आया है। पहले तो मैं चौंक गया। मुझे लगा कि मेरी मां की आवाज आज थोड़ी अलग लग रही है, जैसे वो भारी आवाज में बोल रही हो। लेकिन जब मैंने सुना कि चोर घुस आया है तो मैंने ज्यादा नहीं सोचा और दरवाजा खोलने के लिए तैयार हो गया। पर मैं सतर्क था। मैं पहले फर्श पर लेट गया और दरवाजे की दरार से झांका कि क्या वाकई मेरी मां ही है। मैंने जो देखा उसने मुझे दहला दिया। वो इंसानी पैर नहीं थे, बल्कि भेड़ के खुरों की एक जोड़ी थी। अजीब बात यह थी कि उन भेड़ के खुरों ने बच्चों के जूते पहने हुए थे। मैं उन जूतों को पहचान गया। वो पड़ोस वाले अंकल झांग के सबसे छोटे बेटे जूजी के थे। मेरा मन डर और उलझन से भर गया। जूजी के जूते उस भेड़ के पैरों में कैसे आए और वो भेड़ मेरी मां की आवाज कैसे निकाल रही थी? डॉग एक, दरवाजा खोलो, जल्दी दरवाजा खोलो, तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? मैं पसीने से तरबतर था और जल्दी से वापस अपने बिस्तर पर कूद गया। थोड़ी देर बाद बाहर से कोई आवाज नहीं आई। क्या वो बूढ़ा बकरा चला गया? मैं राहत की सांस लेने ही वाला था कि तभी मुझे खिड़की के बाहर कुछ खड़ा दिखाई दिया। मैंने कांपते हुए अपना सिर घुमाया और देखा कि बूढ़ा बकरा खिड़की के बाहर सीधा खड़ा था, अपना सिर टेढ़ा करके मुझे घूर रहा था। उसका मुंह खून से भरा था, जो अभी भी नीचे टपक रहा था। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि वो बूढ़ा बकरा मुस्कुरा रहा है। मैं इतना डर गया कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। मैं भागकर लकड़ी की कोठरी में गया। जब मेरी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। मैं भागकर लकड़ी की कोठरी में गया। बूढ़ा बकरा कोठरी में घास खा रहा था। उसने जूजी के जूते नहीं पहने थे और उसके मुंह पर कोई खून नहीं था। क्या ये सब कल रात का कोई सपना था? बूढ़े बकरे ने मुझे देखा और अपनी नजरें ऊपर उठाईं, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि उसकी आंखें बहुत नफरत भरी थीं। तभी मुझे आंगन में पड़ोस से अंकल झांग की आवाज सुनाई दी। मैंने सुना कि अंकल झांग घबराहट में मेरे पिता से पूछ रहे थे कि क्या उन्होंने उनके जूजी को देखा है। मेरा शरीर और मन कांपने लगा और मुझे बहुत बेचैनी हुई। आज सुबह जब मैं सोकर उठा तो मैंने देखा कि मेरा बेटा जूजी गायब है। आधी रात को वो छोटा बच्चा कहां जा सकता है? ओल्डली, मेरे साथ चलो और उसे ढूंढने में मदद करो। मेरे पिता ने जल्दी से सिर हिलाया और अंकल झांग के साथ जूजी को ढूंढने निकल पड़े। मैंने मुड़कर देखा तो बूढ़े बकरे का सिर कोठरी की खिड़की से बाहर निकला हुआ था, जैसे वो उनकी बातें सुन रहा हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने एक फावड़ा उठाया और कोठरी के अंदर गया, लेकिन मैंने पूरा कोना कोना छान मारा और मुझे जूजी से जुड़ी कोई चीज नहीं मिली। बूढ़े बकरे, क्या तुमने जूजी को खा लिया? बूढ़े बकरे ने अपना मुंह खोला, जैसे किसी इंसान की हंसी की नकल कर रहा हो। मेरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। तभी मेरे पिता वापस आ गए। वो बीमार से लग रहे थे और बोले कि उन्होंने पूरे गांव में तलाश की, लेकिन जूजी कहीं नहीं मिला। मैं एक पल के लिए हिचकिचाया। फिर मैंने अपने पिता को वो सब बताया जो मैंने पिछली रात देखा था। सुनने के बाद मेरे पिता का चेहरा काला पड़ गया। डॉग एग, तुम ऐसी बातें नहीं कर सकते। बूढ़ा बकरा, मैंने इसे इतने सालों तक पाला है, ये बहुत आज्ञाकारी है, ये इंसान को कैसे खा सकता है? मेरे पिता ने मेरी एक बात नहीं मानी, इसलिए मेरे पास चुप रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। उस दोपहर शहर से मेरा चचेरा भाई अपने बेटे के साथ मिलने आया। जाहिर तौर पर मेरे भाई का अपनी पत्नी से झगड़ा हुआ था और वो कुछ दिन अपने बेटे के साथ यहाँ बिताने आया था। मेरा भतीजा, जो शहर में पला बढ़ा है, उसे जानवरों से बहुत प्यार है। जब मेरे पिता ने उसे बताया कि कोठरी में एक बूढ़ा बकरा है तो वो उसे देखने के लिए अंदर भागा। मैं डरा हुआ था और जल्दी से उसके पीछे गया।
बूढ़ा बकरा मेरे भतीजे की नंगी पतली बांह चाट रहा था। उसकी आंखों में लालच भरा था। मुझे डर था कि उसे कुछ हो ना जाए, इसलिए मैंने जल्दी से उसे बाहर खींच लिया। उस रात मेरा भतीजा, हम साथ सोए थे। हम बहुत कम मिलते हैं, इसलिए हम देर रात तक उत्साह से बातें करते रहे। चाहे तुम्हें कुछ भी सुनाई दे, बाहर मत जाना। मैं बाहर क्यों नहीं जा सकता? तभी दरवाजे के बाहर से मेरे चाचा की आवाज आई, शेंग जी, चलो जल्दी घर चलें, तुम्हारी मां खुदकुशी करने की धमकी दे रही है। शेंग जी घबरा गया और दरवाजा खोलने के लिए तुरंत बिस्तर से कूद पड़ा। मैंने जल्दी से उसे रोका और दरवाजे की दरार की ओर इशारा किया, नीचे झुककर वहां देखो, क्या वो वाकई तुम्हारे पिता हैं? शेंग जी ने मुझे खाली नजरों से देखा, फिर नीचे घुटनों के बल बैठ गया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? वो बाहर मेरे पिता के पैर ही तो हैं। मैंने भी वैसा ही किया। फर्श पर लेटकर दरवाजे की दरार से झांका। मैंने देखा कि बाहर एक जोड़ी इंसानी पैर खड़े थे और जूते वही लेदर शूज थे जो अंकल झांग ने दोपहर में पहने थे। क्या वाकई बाहर अंकल झांग थे? लेकिन कुछ अजीब था। अचानक मेरी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। अंकल झांग एक वयस्क आदमी थे। उनके पैर इतने पतले नहीं हो सकते थे, लेकिन जो पैर मैंने अभी दरार से देखे थे वे बहुत ही दुबले पतले थे, जैसे किसी बच्चे के पैर हों। पहले की तरह ही एक खौफनाक विचार मेरे मन में कौंधा। क्या ऐसा हो सकता है कि बूढ़ा बकरा हमें दरवाजा खोलने के लिए धोखा देने के लिए शेंग जी के पैरों का इस्तेमाल कर रहा हो? होली सन, कृपया बाहर मत जाओ। वो चीज जो बाहर है वो तुम्हारे पिता नहीं है। लेकिन होली सन को गुस्सा आ गया और उसने मुझे पागल कहा। मेरी बातों को अनसुना कर दरवाजा खोलने चला गया। क्लिक की आवाज के साथ दरवाजा खुला और बाहर कोई नहीं था। ठंडी हवा के एक झोंके ने हमें कंपा दिया। पापा, क्या आप वहां हैं? पापा! तभी पास से ही अंकल तांग की आवाज आई। होली सन, मैं यहां हूं। उनकी आवाज बहुत धीमी थी, जैसे कोई दबी हुई आवाज में बोल रहा हो। मैंने देखा कि अंकल तांग दरवाजे के खंभे के पीछे खड़े थे। उनका पूरा शरीर खंभे के पीछे छिपा था, सिर्फ सिर बाहर निकला हुआ था। शेंग जी, जल्दी आओ, चलो घर चलते हैं। अंकल तांग ने हाथ निकाला और शेंग जी को पास बुलाया, लेकिन उनके हाथ की हरकत बहुत अजीब थी, जैसे पीछे से कोई चीज उन्हें जानबूझकर ऊपर नीचे कर रही हो। मैं बहुत डर गया था और मैंने शेंग जी को पकड़ लिया, उसे जाने नहीं दिया। डॉग एग, क्या तुमने आज रात कोई गलत दवा खा ली है? तुम मुझे मेरे पापा के पास क्यों नहीं जाने दे रहे? क्या तुमने मेरी मां के साथ हुए हादसे के बारे में नहीं सुना? शेंग जी ने गुस्से में मुझसे सवाल किया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे समझाऊं। मैं बहुत घबराया हुआ था, पसीने से लथपथ। अगर मैं उसे बताता भी कि ये एक संकेत देने वाला बकरा हो सकता है, तो होली सन को यकीन नहीं होता। मुझे जमीन पर घुटनों के बल गिरा देखकर होली सन अंकल तांग की तरफ भागा। मैं पागल हो रहा था, उसे वापस खींचने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक मेरी मां की आवाज गूंजी, तुम दोनों इतनी रात को बाहर क्या कर रहे हो? होली सन रुक गया। तभी मैंने देखा कि खंभे के पीछे से अंकल तांग गायब हो गए थे। चाची, पापा अभी मुझे वहां बुला रहे थे। होली सन ने खंभे की ओर इशारा किया, लेकिन उसके पिता वहां कहीं नहीं थे। मेरे पापा यहीं थे, वो गायब कैसे हो गए? मेरी मां पास आई, मुझे एक उलझी हुई नजरों से देखने लगी। मैं टॉयलेट जाने के लिए बाहर निकली थी और मैंने तुम दोनों को बाहर खड़े देखा। बाहर कोई भी नहीं है। मैंने देखा कि शेंग जी बुरी तरह कांपने लगा और फिर चुप हो गया। मेरी मां ने हमें वापस सोने के लिए कहा। जब हम कमरे में पहुंचे तो मैंने देखा कि शेंग जी की हालत बहुत खराब लग रही थी। डॉग एग, तुमने कहा था कि वो मेरे पापा नहीं थे, वो क्या था? वो वही बूढ़ा बकरा था जिसे तुमने दिन में छुआ था। हमारे इलाके में 20 साल से ज्यादा पुराने जानवरों को मार दिया जाता है, वरना वे राक्षस बन जाते हैं। मेरे पिता उसे मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और मैंने चाहे कुछ भी कहा, उन्होंने मेरा विश्वास नहीं किया। अब वो बूढ़ा बकरा शायद एक आदमखोर राक्षस बन चुका है। ओह, तो तुम्हारा मतलब है कि मेरे पापा को उस बकरे ने पहले ही मार दिया है? मैं पल भर के लिए अवाक रह गया। होली सन को जवाब देने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। इसके अलावा खंभे के पीछे का नजारा कुछ अजीब था। वो एक मरे हुए इंसान जैसा लग रहा था। नहीं, मुझे अपने पापा को देखने जाना होगा। शायद हम दिन में जा सकते हैं। बहुत देर हो चुकी है। अगर तुम्हारे पापा मुसीबत में होते तो क्या तुम यहां शांति से रुक पाते? उसके इस सवाल ने मुझे तुरंत चुप कर दिया। अगर तुम मेरे साथ नहीं आओगे तो मैं अकेले जाऊंगा। होली सन अपने पिता के कमरे के दरवाजे तक गया। उसे एक चरमराहट के साथ धक्का देकर खोला और चूंकि लाइटें बंद थीं, मैं केवल धुंधले तौर पर उसके पिता को देख सका। बिस्तर पर किसी को लेटे हुए देखकर, जिसका सीना थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा था, मैंने सोचा, शुक्र है पापा ठीक हैं। चाचा की सुरक्षा की पुष्टि करने के बाद हमने वापस सोने की योजना बनाई। जिस पल शेंग जी ने दरवाजा बंद किया, मैंने बिस्तर पर सीधे बैठे हुए चाचा की एक झलक देखी। उनकी आकृति काफी सामान्य लग रही थी और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वापस आते समय मैंने शेंग जी की आस्तीन खींची और फुसफुसाया, शेंग जी, तुम्हारे पापा इतने मोटे तो नहीं हैं, है ना? मेरे पापा दुबले हैं। तुम ये बात क्यों छेड़ रहे हो? क्या तुम्हें याद है जो आदमी हमने अभी कमरे में लेटे देखा था? वो बहुत मोटा लग रहा था। आह! होली सन के कदम ठिठक गए। उसका शरीर कांपने लगा। ऐसा लगता है कि मेरे पापा शायद इतने मोटे नहीं हो सकते। क्या तुम्हें लगता है कि बूढ़े बकरे ने उन्हें मार दिया और उनके अंदर छिप गया? चलो कोठरी में चलकर देखते हैं कि क्या बूढ़ा बकरा अभी भी वहां है, फिर हमें पता चल जाएगा। हम एक साथ दुबकते हुए डरते डरते कोठरी की ओर बढ़े। दरवाजा थोड़ा खुला था। होली सन और मैंने एक दूसरे को देखा। हमारी आंखों में गहरा डर था। होली सन ने सावधानी से दरवाजा धक्का देकर खोला। बूढ़ा बकरा वहां नहीं था। होली सन का चेहरा तुरंत काला पड़ गया और वो बहुत डरावना लगने लगा।
मैं बहुत शर्मिंदा था। मैं अपने पिता का बदला लेने के लिए उस बूढ़े बकरे को मारना चाहता था, लेकिन बूढ़ा बकरा अब एक स्वर्ण राक्षस बन चुका था और मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। लेकिन होली सन मेरे चाचा के कमरे में जाकर बूढ़े बकरे को मारने के लिए अडिग था। वो आगे बढ़ने की जिद कर रहा था और मैं उसे रोक नहीं पाया। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगला पार्ट जल्दी लाऊं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें नेक्स्ट पार्ट। और अगर आप ऐसी ही सच्ची और डरावनी कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि अगला भाग इस कहानी का सबसे खौफनाक सच सामने लाने वाला है।